नमस्कार, एक बार बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे दोस्तों दूसरी सीरीज के एसएससी सीएचएसएल 1 जुलाई 2024 प्रीलिम्स के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को, अर्थात कि टीयर फर्स्ट यानी प्रीलिम्स के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को। अभी आपके इसकी सीरीज के जो वीडियो हमने इससे पहले अपलोड किए हैं, ये ऊपर में आपका आइकॉन आ रहा होगा, इसे आप जरूर क्लिक करें और इसे देखें और इस सीरीज को कंटिन्यू करें। आपको पता है दोस्तों कि आप कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हो ना, तो उसके PYQ वाले क्वेश्चन को आप जरूर बना के एक बार जाओ। इससे परीक्षा के आपको कंडीशन समझ में आ जाते हैं, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको समझ में आ जाती हैं। बाकी चीज़ें तो हम लोग अभी आपको बता ही रहे हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया है ये ट्रायंगल का है। ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल ABC में दो माध्यिकाएं अर्थात कि दो मीडियन है AD और BE G पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात कि ये इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट G। AD 18 सेंटीमीटर है, B बार 12 सेंटीमीटर है और आपको निकालना है लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू, अर्थात कि BD की लंबाई किसके बराबर है। आपको यहाँ पे एक क्लू दिया गया है और वो है राइट एंगल, अर्थात कि समकोण। और जैसे ही समकोण या राइट एंगल आपको मिले तो थोड़ा सा ट्रिपलेट्स के बारे में आप दिमाग में सोचो, है ना। अब देखोगे तो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो इसमें आपको डायग्राम अर्थात कि फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। चूँकि मेरे साथ कुछ नए बच्चे भी जुड़े हैं, इसलिए मैं फिगर को थोड़ा ड्रा करना चाहता हूँ। आओ देखते हैं जरा सा। सबसे पहले क्या है कि एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज क्या है जरा सा देख लो। एक त्रिभुज में यहाँ A है और B है और C है। जो मीडियन है वो मीडियन क्या है, AD है और ये क्या है यहाँ पे BE है। ये समकोण अर्थात कि राइट एंगल पर, और ये क्या है G पर इसे क्या करता है तो इंटरसेक्ट करता है। अब जरा समझ लो एक चीज़ को, आपको यहाँ पे एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये जो है यहाँ वर्टिसेस से, ये जो मीडियन होता है ये क्या होता है, वर्टिसेस से 2:1 में ये डिवाइड होता है। अब अगर इतनी चीज़ें आपको पता है तो आप देख लो AD है 18 सेंटीमीटर AD और निकालना क्या है BD, ये वाला। तो ये वाला हम लंबाई सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 3 का वैल्यू क्या दिया है, 3 का वैल्यू 18 है, तो 1 का वैल्यू क्या है 6 है। चूँकि नीचे वाला 1 है ना, तो ये हो गया 6। अब अगली बार हम इस पे आते हैं, ये कितना है, ये है आपका 12 है। तो इसका मतलब क्या आया, 3 का वैल्यू यहाँ 12 है तो 1 का वैल्यू 4 है। अब आप देखो जरा सा, यहाँ से यहाँ ये 2 है ना, तो एक वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। अब थोड़ा सा याद करो कि अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है तो यहाँ पे चीज़ें आप आसानी से कर पाओगे। तो देख लीजिए जरा सा, ये क्या है थोड़ा समझते हैं। 3 है, 4 है, 5 है, ये कितना टाइम है 2 टाइम है। ये भी कितना टाइम है 2 टाइम है। तो ये भी कितना टाइम होगा 2 टाइम, अर्थात कि ये कितना होना चाहिए 10, और 10 वाला यहाँ आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसे थोड़ा कैलकुलेट करें तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो BD। तो BD के लिए क्या करेंगे, BD निकालना है ना, तो BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आपको पता है। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 36 और यहाँ आ गया कितना 64। दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, BD का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा 10, अर्थात ये 100 आएगा और 10 इसका आंसर होगा। लेकिन इतना करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है अगर आप थोड़े ट्रिपलेट्स के बारे में आपकी जानकारी है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एवीएस का है। एवीएस मतलब एवरेज स्पीड। और ये क्या दिया हुआ है, ये राम एक व्यक्ति है जो 40 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक डिस्टेंस को ये ट्रैवल करता है ना। तो सबसे पहले आप चाहो कि इसमें LCM लगा लो, रेंज लगा लो, बहुत सारे तरीके से इसे बहुत फास्ट बनाया जा सकता है। तो चलो जरा सा मैं एक बार LCM लगा के आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है, ये है 40 किलोमीटर पर आवर, अगला क्या है 45 किलोमीटर पर आवर और अगला क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है और स्पीड का हमने LCM लिया 360। अब देख लो जरा सा, ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा आपका कितने बार में 36, तो 9 बार में। ये कितने बार में 8 बार में। ये कितने बार में, तो 6 बार में।
है ना। ये यानी अर्थात कि ये हमने टाइम निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमने डिस्टेंस, आर्टिफिशियल डिस्टेंस लिया और उस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया तो ये टाइम निकला। चूँकि ये देखो यहाँ कितनी डिस्टेंस है, देख रहे हैं, गति से समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस, यानी 3 दूरियाँ हैं। तो 3 दूरियाँ का मतलब 3 से गुना कर लेंगे, कितना आएगा 1080 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 9, 8, 17 और 6, 23। अब देखो इस ऑप्शन में ध्यान रखना 73, तो देखो जरा सा इसे कैंसिल करोगे तो ये 4 बार में जाएगा, 4 2 जा 8, तो 4 बार में जाएगा। तो देखो 4 कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 4 है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे इस वाले डिजिट से आप निकाल लोगे। इस वाले डिजिट में देखो 6 है, 6 है, 6 है, तो यहाँ से नहीं करेंगे हम, क्या यहाँ वाले डिजिट से लेके चलेंगे। तो 4 बार, यानी 4 तो पक्का होना ही चाहिए और एक जगह है, तो ये वाला यहाँ आंसर हो रहा है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और जो पिछले वीडियो हम लोगों ने CHSL वाली डाली है उसे आप ज़रूर देखो और इतना दिमाग में कंसेप्ट को लेकर, लॉजिक के लेकर आप परीक्षा दो। मुझे पूरी आशा है कि इस परीक्षा में आप बेहतर अपना प्रदर्शन कर पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या बोल रहा है, देखिए जरा सा। थर्ड क्वेश्चन को अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो यहाँ पे एक लंबा सा एडिशन है, फिर उसके बाद डिवीज़न है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको DS बताया ना। DS का मतलब क्या होता है भाई, डिजिट सम हमने आपको बताया। अब यहाँ डिजिट सम ले लो, देखते हैं ज़रा सा ये क्या आता है ना। 6 3 9 1 1 2 आया, यहाँ 6 3 9 7 6 13 3 1 4 आया, और ये देखो 8 1 9 6 2 8 1 9, इसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात ये कितना आया, ये आया 6, तो टोटल कितना आया 6। और किससे पूछ रहा है, इस वाले से, इसका डिजिट सम कितना आया 9 आया। अब इसे हमें 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए किस ऑप्शन के डिजिट से को जोड़ने पर 9 बनेगा। अब यहाँ देखो 9 5 14, 4 1 5, 5 से यहाँ गुना करेंगे तो 6 5 30 3 आएगा, हमें 9 चाहिए। यहाँ देखो 6 और 1 7, 7 से गुना करोगे तो यहाँ देखो क्या आएगा 6 7 42, 4 2 6, नहीं होगा। यहाँ देखो 7 5 12, 2 1 3, अब 6 3 18, डिजिट सम 3 होना चाहिए तभी ये 9 बनेगा। तो ये वाला हमारा आंसर होगा, ये नहीं होगा। 5 और 2 7, 7 करोगे तो 6 7 42, 4 और 2 6 आएगा। और हमने पिछली वीडियो अर्थात कि बेसिक वाले वीडियो में हमने इसको बताया था। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो इस वीडियो को थोड़ा स्पीड स्लो करो और इसे देखो। और सबसे पहले तो ये काम करो, जो बेसिक वाली क्लास हम लोगों ने ली है उसे आप जरूर देखो, यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे आपको पेन या पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा वर्क यहीं से कर लोगे। देखो 1136 है, 7636 है और 11628 है, यही सारा तो है। ये सबसे ये क्या है, ये ऐसा व्यक्ति है जो जीतने वाला उम्मीदवार है, इसकी वोटिंग ज़्यादा है। सबका डिजिट सम लो और देख लो किस क्या करने पर यहाँ क्या रख दें कि हमारा 9 आ जाए। 3 रखेंगे, किसका डिजिट सम 3 है, उसका C वाले का डिजिट सम 3 है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th वाला क्वेश्चन जरा सा देख लेते हैं। 4th वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें भी आपको पेन या पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, रवि है, रवि अपना सामान या माल क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है और 45% वजन में कम तौलता है, उसका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। अब मेरी बात को समझो, 45% वो कम तौलता है और 25% हानि होती है, तो यहाँ से कितना माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 45 में से 25 हानि माइनस करेगा तो प्रॉफिट में रहेगा। प्रॉफिट में कितना 20। अब देखो जरा 45% यानी 100% का अगर वेट है, 45% उसमें कम तोल रहा है, तो तोल कितना रहा है 55। और अगर परसेंटेज निकालने जाओगे तो 100 लिखोगे। अब देखो 5 4 जा 5 11 जा। अब देखो जरा सा, सबसे पहले तो यहाँ पे है क्या आएगा, ये आएगा 400 अपॉन का कितना 11। अब देखो जरा मेरी बात समझो, यहाँ देखो 11 3 जा जाएगा ना, 33 जाएगा, है ना। 4 बार में अगर आप लेके जाओगे तो बड़ा हो जाएगा। अब देखो यानी स्टार्टिंग का नंबर 3 होना चाहिए। अब 3 देखो 2 जगह है, चूंकि ये तो होगा नहीं क्योंकि ये लॉस हो रहा है और ये क्या हो रहा है 20% प्रॉफिट में है यहाँ पे। इसका मतलब कि प्रॉफिट वाला आंसर होगा, अर्थात कि बी होना होगा।
चूँकि मुझे बोलना है इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इसे अगर बनाना हो और मानसिक अवस्था में मौन रह के अगर पेपर को आप बना रहे हो तो स्पीड और कंसंट्रेशन आपकी दुगनी तिगुनी चार गुनी रफ्तार से 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हम लोग को बोलना भी है, समझाना भी है, सो इसलिए थोड़ा सा यहाँ टाइम लग रहा है। जितने भी PYQ वाले जो हम लोगों ने वीडियो डाले हैं उसकी एनालिसिस आप जरूर देखो, वहाँ से जरूर आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे, क्योंकि हम लोग का जो वे है वो बिल्कुल लॉजिकल और सटीक वे है। ये कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक का मतलब होता है धोखा देना, और धोखा सक्सेस नहीं होता ना, तो ये ट्रिक नहीं है, लॉजिकल वे है, और लॉजिकल अर्थात की तार्किक वे है, और ये 100% सक्सेसफुल होता ही होता है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 5 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्यूबाइड पर और क्यूब पर आधारित है। आपको क्यूबाइड और क्यूब वाले फॉर्मूले जो हैं वो आपको आना चाहिए। अगर आप जान रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। अब जरा मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ ताकि कुछ नए बच्चे भी इस चैनल पर जुड़े तो उन्हें भी कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो आओ जरा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन सबसे पहले आप जान लो कि ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का, अर्थात कि लगभग का। तो इसमें कुछ मैं अप्रोक्सीमेशन के मामले भी यूज करूँगा। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्या जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक घनाभ की भुजाएं हैं जो कितना है 3x है, और क्या है 4x है, और 5x है। ये कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे x को लिख रहा हूँ। अब देखो क्या बोल रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 6 इकाई वाले भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। अब समझ लो कि जो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अर्थात कि सरफेस एरिया होगा, वो क्या होता है क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है भाई 6a²। अब a का वैल्यू रख दे यहाँ पे, a का वैल्यू आएगा 6, तो क्या हो जाएगा ये 6 × 36 हो जाएगा, अर्थात कि 216 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और फॉर्मूले थोड़ा सा हमारे क्लियर होने चाहिए, जो नए बच्चे हैं खास तौर से उनको, कि जो क्यूबाइड होता है, जो घनाभ होता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है। उसका सरफेस एरिया होता है क्यूबाइड का, अर्थात कि घनाभ का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होता है भाई, तो 2 × LB + BH और प्लस में क्या होगा LH होगा। हमें क्या निकालना है, हमें घनाभ का आयतन अर्थात कि क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है L × B × H। मैं इन्हीं का यूज़ करने वाला हूँ और करके कंसेप्ट से इसको मैं बनाने वाला हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का यूज जरूर करूँगा ताकि आप चीज़ों को समझें, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी हो सकता है। अब आइए ज़रा सा मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। याद रखिएगा 216 और ये वाले जो फॉर्मूले हैं, और लास्ट में ये वाले जो हैं क्यूबाइड के जो वॉल्यूम है। अब देखो ज़रा सा समझो, अब यहाँ पे क्या है कि 216 जो है क्या दिया है, तो 216 जो है इसका दिया है सरफेस एरिया। अब ये जो सरफेस एरिया है इसके बनाते हैं जरा सा, तो क्या होगा 2 × 3 × 4, 3x × 4x क्या होगा 12x²। अगली बार 4x × 5x क्या होगा 20x², और अगली बार 3 × 5 क्या होगा 15x²। ये वाली जो वैल्यू है 216 के इक्वल टू में है। दैट मीन्स इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 47, ये 47 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 94x² का वैल्यू क्या आया 216 आया। तो x का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, सबसे पहले x² निकाल लेंगे 216 अपॉन का 94। अभी हम देख रहे हैं कि ये कितने टाइम में जाएगा, अप्रॉक्स कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 9 2 जा 18, यानी 2 तो पक्का डेफिनेटली होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा √2। √2 का वैल्यू 1.44 होता है। अब चूंकि यहाँ चीज़ें हम लोगों ने छोड़ी है, कुछ चीज़ें देखो पूरा हमने छोड़ी हुई है, इसका मतलब ये वैल्यू जो होगा 1.5 के आसपास जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि सब जगह हम इसकी वैल्यू रख लें 3x 4x 5x, है ना। यहाँ रखते हैं, वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है, क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है। क्या होता है L × B × H। तो यहाँ रखोगे तो 3 में 1.5 का गुना करोगे 4.5 आएगा, इंटू का अगली बार करोगे 1.5 का 4 से क्या आएगा 6।
अगली बार करोगे 7.5 अर्थात कि 8 के लगभग में आएगा। इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 21 समथिंग आएगा। दैट मीन्स कि ये किसके आसपास जाएगा, ए के आसपास जाएगा। हम लोगों ने मेंसुरेशन वाली क्लास में इस टॉपिक में बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन हम लोगों ने कराए हैं, और वहाँ जब आप देखोगे इस तरह के 5-7 प्रॉब्लम लगाओगे तो ये चीज़ें आप मतलब बहुत फास्ट आपकी होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे कुछ और अप्रोच हमने बताया है। जैसे वहाँ पे हमने बताया जो 3, 4, 5 है, तो 3, 4, 5 का हमने एलसीएम ले लिया। क्यों? तो 60 लिया। क्यों लिया इसको? क्योंकि इसलिए लिया क्योंकि ये लगभग में है, यानी जो भी ऑप्शन होगा 60 से डिवाइड वाला तो हो नहीं सकता। तो देखो ये खत्म, ये खत्म, तो ऐसे करके हम लोगों ने वहाँ पे इस चीज़ों को बताया है। आई होप कि मेरी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, और जो पिछला वीडियो हम लोगों ने CHSL का बनाया उसे आप जरूर देखोगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बनता है क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन जो है वो एज वाले हैं। क्या बोल रहा है कि 2 लड़के में से बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 3 गुनी है। अर्थात मान लेते हैं एक लड़का B1 है और एक लड़का B2 है। छोटा वाला लड़का का ये 3 टाइम्स है, और 9 ईयर्स अगो अर्थात कि 9 वर्ष पूर्व ये छोटे वाले लड़के का कितना है, 5 टाइम है। अब देखो क्या है कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु अर्थात कि प्रेजेंट एज ज्ञात करनी। अब जरा मेरी चीज़ों को समझो जरा सा। ये 9 ईयर्स अगो का रेशियो है। 9 ईयर्स अगो का मतलब है कि जो ऑप्शन 9 माइनस होने के बाद 5 से डिवाइड होना चाहिए वही आंसर होगा। 45 में से 9 माइनस करोगे ये कितना आएगा, 36। 36 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 36 में से 9 माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा सर, 27। 27 5 से डिवाइड नहीं होगा। 54 में से 9 माइनस करोगे 45, 5 से डिवाइड है, ये आंसर हो सकता है। 51 में से 9 माइनस करोगे 42 जो है वो 9 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। अर्थात कि ये आंसर आपका बन जाएगा सी वाला। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम इसे बनाएं, तो आइए थोड़ा सा बना के भी इसे चेक कर लेते हैं। बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसके मेथड में चलते हैं। तो 2 लड़कों में से बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B1 और ये लिखेंगे B2। अब ये क्या है, ये 1 है और ये 3 है। अब अगली बार क्या बोल रहा है कि 9 वर्ष अगो बड़ा लड़का जो है ये 5 टाइम है ना। कब है, 9 ईयर्स अगो। अर्थात कि दोनों में कितने का अंतर है, 9 ईयर्स का। अर्थात दोनों के लिए 9 बराबर है, तो यहाँ दोनों का रेशियो का अंतर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 5 में से 3 करोगे 2 आएगा, 1 में से 1 करोगे 0 आएगा, अर्थात से बराबर नहीं आ रहा है। तो जब बराबर ना आए तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो इनके अंतर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ करोगे तो 4 आएगा, 4 से करोगे 12 और ये आया 4, यहाँ 2 आया, 2 में क्या आएगा 10 और 2 आया। अब देखो इसे माइनस करते हैं, 12 में से 10 गया 2 और 4 में से 2 गया, क्या आएगा 2। अर्थात ये आया कि 2 बराबर क्या आया, 9 के अंतर बराबर अंतर। तो 1 बराबर क्या आएगा, 1 बराबर आएगा 9/2 के। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका एज। तो देखो इसका एज निकालते हैं, यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो ये आएगा 9 5 जा कितना 45, और 45 में 9 को जोड़ दोगे तो क्या आएगा सर 54। अब देखो 54 कहाँ दिया है, एक जगह दिया है, तो बड़े वाले लड़के का निकल गया, तो छोटे वाले की निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 2 जगह सेम होते तो छोटे वाला मैं निकाल पाता, और इसी तरह से हम छोटे वाले का भी एज निकाल सकते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बच्चे ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है। अगर ज्योमेट्री में अगर आपके थोड़े कंसेप्ट बेहतर हैं, थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ा थ्योरम है, तो दिमाग में चीज़ें ऐसे भी दिखने लगती हैं कि आंसर क्या होगा। लेकिन चूंकि अपने साथ नए बच्चे भी जुड़े हैं तो थोड़ा सा मैं इसमें फिगर ड्रा करने जा रहा हूँ। चलो जरा देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि PQ is a diameter of a circle with center O. The tangent of R meets PQ at A if angle RPQ 27 degree, then the measure of angle RQP. तो देखो एक बना लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि ये नॉर्मल इमेजिन हो सकता है। क्या बोल रहा है PQ, तो यहाँ पे हमने PQ लिया है ना, और ये क्या लिया हमने, ये केंद्र ले लिया। अच्छा अब क्या बोल रहा है, एक वृत्त का डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास है, रेडियस का 2 टाइम्स है, और क्या बोल रहा है ए पर बनी PQ से मिलती है, ये PQ हो गया है ना, और ए पर बनी, तो ए ले लेते हैं यहाँ पे,
और यहाँ लिखा हुआ है आर पर स्पर्श रेखा ए पर बनी पी क्यू से मिलती है। अब देखो आर पर एक स्पर्श रेखा है ना, ये हो गया हमारा आर। अब यहाँ एक चीज याद रखना कि अगर कोई भी सर्किल के डायमीटर के द्वारा बनाया गया जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब देखो थोड़ा सा बना लेते हैं इसको। अब यहाँ जो एंगल होगा वो कितने का होगा, ये होगा सर 90 डिग्री का। और एंगल आर पी क्यू, समझो एंगल आर पी क्यू कितने का है, 27 डिग्री का है। हमें निकालना क्या है, एंगल क्या निकालना है, एंगल आर क्यू पी। हमें ये वाला एंगल निकालना है आर क्यू पी। अब आर क्यू पी क्या होगा, टोटल कितना होता है 180, तो 90 और 27 जोड़ देते हैं और 180 में से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दिमाग में 90 और 27 यहीं पे दिख जाना चाहिए। ये 90 पे बनता है, क्योंकि अगर आपका थ्योरम क्लियर है तो यहाँ पे एंगल 90 बना, 90 और 27 180 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर, ये आएगा 63 डिग्री, है ना। तो अगर आप चीजें समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले थोड़े कंसेप्ट आपको आने ही चाहिए। अगर थोड़ा भी कंसेप्ट आपको आ रहा है तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से इसे बना पाएंगे। तो चलिए हम इसमें कुछ फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि जो कुछ नए बच्चे अपने साथ जुड़े हैं वो भी इन चीज़ों को आसानी से समझ पाए। क्या बोल रहा है कि एक वृत्त में एक हमने वृत्त बनाया और एक वृत्त में क्या बनाया भाई, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया। तो ABCD एक साइक्लिक आप क्वाड्रिलेटरल बना ले तो ABCD क्या हो गए, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया। अब क्या बोल रहा है, BA को F तक बढ़ाया गया है, यानी इसे आप F तक लेके जाएंगे। फिर अगला लाइन क्या बोल रहा है, AE को CD के समानांतर खींचा गया है। AE को, AE हो गया और एक किसके समानांतर है, ये CD के समानांतर है, कौन, AE। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एंगल ABC जो है वो कितने का है, ये है आपका 85 डिग्री। और अगली बात करें तो एंगल FAE ये वाला कितना है, 24 डिग्री। अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे कंसेप्चुअल, तो आपको पता होना चाहिए इसके सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, अर्थात सम कितना होता है, 180 डिग्री। अर्थात इन दोनों क्या होंगे, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। अर्थात कि 180 में से 85 जाएगा तो क्या आएगा, 95 डिग्री। अब हम एंगल लिख के जोड़ेंगे नहीं, इतना टाइम एग्जाम के अंदर नहीं होता है और हम लोगों ने बच्चों को इसकी प्रैक्टिस भी करा रखी है ना। तो आइए देखते हैं जरा सा। अब ये अगर 95 है तो अगर आपने ज्योमेट्री के स्टार्ट में पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो यहाँ अगर आप लेके चलोगे तो देखो जरा सा, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। अगर ये 95 है तो ये वाला एरिया भी क्या होना चाहिए, ये भी आपका 95 होना चाहिए। अब ये दोनों देखो कितने हो गए, 95 और 24, ये अगर ऐड करेंगे तो ये होते हैं सर आपके 119। अब यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि चक्रीय जो चतुर्भुज होता है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसका जो एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो क्या होता है, इसके इंटरनल अपोजिट एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। तो 119 आ रहा है तो ये भी 119 हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या इस थ्योरम को हमें पता नहीं रहेगा तो क्या हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, डेफिनेटली बना पाएंगे। आप समझो, अब देखो एक लाइन पे कितने का एंगल बनता है सर, ये 180 का बनता है। ये देखो 119 का बन गया है, यानी 119 का बन गया। तो 180 में से 119 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 61। और जब ये 61 बचेगा तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो अगर ये 61 है तो 180 में से 61 माइनस करोगे तो 119 भी यहाँ बन जाएगा। इस क्वेश्चन का बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है ना। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस क्लियर है, किसी अच्छे टीचर से अगर आपने गाइडलाइन ली है तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाती है, और वो भी दिमागी स्तर पे, है ना। और क्वेश्चन कुछ सेकंड के अंदर ही आप इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप हम लोग की बातों को समझो और आप देखो, हम लोग ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे वीडियो अभी अपलोड करने वाले, अभी हम लोगों ने किया नहीं है क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर कम है, हमारे अभी लाइक कम है, हमारे अभी शेयर कम है।
क्योंकि अभी हम लोग नए हैं। तो अगर आपके पास ये पहली वीडियो पहुंच रही होगी तो आप इसे कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, शेयर करें, ताकि हम नए बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और आपको फ़ायदा डेफिनेटली होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर लेके आने वाले हैं, जिसमें ज्योमेट्री की पढ़ाई होगी, ट्रिगो की पढ़ाई होगी, अर्थात कि इनको सिखाया जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग है, मैथ्स है, और इसके अलावा बात करें पॉलिटी है, उसके अलावा जीके है, जीएस है, करंट अफेयर्स हैं। इस पे हम लोग टोटली लॉजिकली काम करने वाले हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार।